एक तो होती है जनरल वॉमिटिंग, हुआ कि घबराहट की वजह से या उस ट्रॉमा की सीवियरिटी की वजह से बंदा परेशान हो गया और वॉमिटिंग हो गई, यस ये कॉमन। लेकिन उसको बैक टू बैक वॉमिटिंग्स हो रही हैं और ये कि 5-6 वॉमिटिंग्स उसको हो गई हैं और रुक नहीं रही है वॉमिटिंग हेड इंजरी के साथ साथ, यस ये हमारे पास एक सिनेरियो में आता है। ये वर्स्ट हेड इंजरी के साइन में से एक है। आपके पानी पिलाने से ज़्यादा कीमती है उसके ABC को कंट्रोल करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, वो बहुत सारी मशीनें घर पे ले आएंगे, मसाज की और इसकी उसकी, नहीं, बहुत सारी चीज़ें आपसे ज़रूरी नहीं है। रोड एक्सीडेंट के अलावा किन वजहों से ब्रेन ब्लीडिंग भी हो सकती है? तो ऐसे केस में बच्चे को फ़ौरन एक्सपर्ट से एवेल्युएट करवाएं। ब्रेन हेमरेज नॉर्मली जो लेते हैं वो हेमरेज एक ब्लीड या स्ट्रोक जिसके अंदर दिमाग की रग लीक हो जाती है, वो ब्लीडिंग ब्रेन में क्लॉट की सूरत में ज़ाहिर होती है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद रेहान अहमद एंड वेलकम टू जेनिक्स ब्रेन डिकोड। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पे बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेन हेमरेज, हेड इंजरी और गोल्डन आवर की अहमियत। आज के पॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि हेड इंजरी के बाद किन अलामात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, गोल्डन आवर क्या होता है और इमरजेंसी में वक्त पे पहुंचने की क्या अहमियत है। इसी टॉपिक को डिस्कस करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शिराज अहमद गौरी, एसोसिएट प्रोफेसर और कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन, जो कि अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं सिविल हॉस्पिटल कराची में। वेलकम टू जेनिक्स ब्रेन डिकोड सर। आपके तवज्जो से पहले तो अस्सलाम वालेकुम तमाम व्यूअर्स को। आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं और हमारे व्यूवर्स को सर कुछ बताएं कि ब्रेन हेमरेज क्या होता है सर। अभी हमने जिस टॉपिक का नाम लिया है ब्रेन हेमरेज, तो इस तरह से समझ लीजिए कि अगर हम न्यूरो सर्जन की ज़िंदगी और डॉक्टर की ज़िंदगी के अंदर के इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं तो ये सबसे एक वर्स्ट सिनेरियो में आता है। एक किसी भी डॉक्टर की ज़िंदगी का सबसे ये एक डरावना ख्वाब समझ लीजिए। जब वो फर्स्ट टाइम पढ़ता है तो एक जैसे एक आम इंसान की ज़िंदगी में भी दिमाग की चोट का साथ ही एक एक दिमाग में क्लिप्स आते हैं कि शायद अब ये शख्स नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली बात करते हैं ब्रेन हेमरेज की, तो हम इसको ऐसी कंडीशन को कहते हैं जिसमें सर पे चोट लगी और चोट के नतीजे में दिमाग के 3 मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। वो हमने डिवाइड किया हुआ है दिमाग के ऊपर जो झिल्ली है उसके साथ, जिसको हम ड्यूरा कहते हैं। एक इसमें जो हेमरेज होता है वो ड्यूरा के ऊपर होता है, जिसको हम एक्स्ट्रा ड्यूरल या एपीड्यूरल हेमाटोमा कहते हैं। दूसरा जो होता है वो बिल्कुल झिल्ली के नीचे लेकिन दिमाग के ऊपर होता है, इसको हम सबड्यूरल हेमाटोमा या हेमरेज कहते हैं। थर्ड कैटेगरी जो होती है वो खुद ब्रेन के अंदर होती है, उसको हम कंट्यूजन्स कहते हैं इन केस ऑफ ट्रॉमा। लेकिन अगर ये ट्रॉमा नहीं है, स्पॉन्टेनियस है, तो इसको इंट्रा सेरेब्रल ब्लीड कहते हैं, जिसको हम हेमरेजिक स्ट्रोक के नाम से भी पहचानते हैं। ये एक मुख्तसर सी एक कैटेगराइजेशन है ब्रेन हेमरेज के सिलसिले में। और सर अगर कंपैरिजन करें हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज में क्या फ़र्क होता है? देखिए, हेड इंजरी और ब्रेन हेमरेज बेसिकली तौर पे अगर मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा तो हेड इंजरी सिंपल कोई भी चीज़ आपको हिट करती है ट्रॉमा के नतीजे में, वो हेड इंजरी की कैटेगरी में आती है। जो ट्रॉमा के बाद जो भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस ब्रेन में होते हैं, जैसे मैंने बताया एक्स्ट्रा ड्यूरल, सब ड्यूरल कंट्यूजन्स, ये हेड इंजरी के कॉन्सिक्वेंसेस है, ठीक है। लेकिन जब हम बात करते हैं ब्रेन हेमरेज नॉर्मली जो लेते हैं वो हेमरेज एक ब्लीड या स्ट्रोक जिसके अंदर दिमाग की रग लीक हो जाती है और वो ब्लीडिंग ब्रेन में क्लॉट की सूरत में ज़ाहिर होती है। यूजुअली इस तरीके से अंडरस्टैंड किया जाता है। सही। और सर पाकिस्तान में ब्रेन इंजरी और रोड एक्सीडेंट कितने कॉमन है सर? देखें, ये तो हम जानते हैं कि पाकिस्तान हो या कोई भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हो, उसमें जो जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं वो तकरीबन, अगर हम यूएस के स्टेटिस्टिक पे जाते हैं तो वहाँ पे साल में 3000 से लेके 5000 जो हेड इंजरी, मैं बोलूँगा रोड एक्सीडेंट के नतीजे में जो हेड इंजरीज़ हो रही हैं उसमें 3 लाख से 5 लाख लोग हर साल वो लोग डील करते हैं। और जब इस चीज़ को डील करते हैं तो क्योंकि हमारे पास कोई प्रॉपर डेटा अवेलेबल नहीं है कि हम जिसको कोट कर सकें, वहाँ पे रिसर्चेज होती हैं, डेटा एक्यूमुलेट होता है। इंडिया का डेटा मेरी नज़रों से गुजरा था तो मोरलेस वो भी सेम फिगर को कोट कर रहे थे, ठीक है। तो इसकी अगर हम आसान अल्फाज में लेते हैं तो तकरीबन ये समझ लीजिए 550 लोग 1 लाख में से एक्सीडेंट के नतीजे में हेड इंजरी का शिकार होते हैं ऑन एन एवरेज। सही। और सर गोल्डन आवर क्या होता है और इसकी अहमियत क्या है? देखें, जब हेड इंजरी की बात करते हैं तो फ़ौरन एक कॉन्सेप्ट आता है कि अब क्या करें। हम रोड साइड पे पेशेंट हैं, हॉस्पिटल में हैं या किसी छोटी क्लिनिक पर हैं,
तो जब पेशेंट हमारे पास आता है तो जिस टाइम से उसको इंजरी हुई है उसके बाद से समझ लें एक रिवर्स क्लॉक शुरू होती है जिसको हम गोल्डन आवर का नाम देते हैं। उसका कॉन्सेप्ट ये है कि अगर इस 1 घंटे में पेशेंट को प्रॉपर मैनेजमेंट मिल गई, चाहे वो रेसुसिटेशन मतलब इमरजेंसी ट्रीटमेंट और उसके बाद प्रॉपर ट्रीटमेंट अगर इस घंटे में मिल गई तो उसके सर्वाइवल के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। अगर ये टाइम उस पेशेंट का किसी भी वजह से ज़ाया हो जाता है तो उसकी इंजरी के कॉन्सिक्वेंसेस ख़राब होते चले जाते हैं। सही। और सर ये ब्रेन हेमरेज की सबसे कॉमन वजहें क्या हैं? देखिए, अगर हम उसकी ब्रेन हेमरेज की कॉमन वजूहत की तरफ चलते हैं तो अभी हमने ट्रॉमा की बात करी है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट ट्रॉमा के अंदर कॉमन है। अब हम डेवलपिंग कंट्रीज़ में कोई आपके पास ऑब्जेक्ट जस्ट लाइक किसी ने असॉल्ट कर दिया, सर के ऊपर कोई चीज़ मार दी, गन शॉट इंजरीज़ हैं, ये भी हमारे पास इसमें कॉमन कॉजेज़ के साथ आते हैं। और दूसरी जो आते हैं वो फॉल्स होते हैं, मतलब बिल्डिंग से कोई गिर गया, ठीक है ना, किसी ऊंची जगह से कोई टकरा के गिर गया, इवन रोड के ऊपर ही कोई टकरा के चलते हुए गिर गया या किसी ने धक्का दिया, ये मुख्तलिफ इसकी वजूहत सामने आती है निकल के। और सर रोड एक्सीडेंट के अलावा किन वजहों से ब्रेन ब्लीडिंग भी हो सकती है? देखें, अगर हम रोड एक्सीडेंट को इस तरह से ले लें ट्रॉमा, ठीक जी है, सर। और इसको हम बोलें ट्रॉमा के अलावा किन वजह से ब्लीडिंग हो सकती है, तो देखें इसकी जो रीज़न होती है वो हम डिपेंड करते हैं एजेस, जैसे कि एजेस के हिसाब से जो कॉमन लीडिंग फैक्टर है हमारे पास अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, जी। ठीक है ना, उसके साथ हो सकती है। पेशेंट जो है कोई कोएगुलोपैथी का शिकार है जिसमें खून प्रॉपर जमता नहीं है या किसी वजह से उसको ऐसी दवाई दी जा रही है जिसमें खून को पतला रखना ज़रूरी है और उसको हल्का सा माइनर सा हेड के ऊपर एक एक झटका आया, उसके नतीजे में भी ब्लीड हो सकती है। सही। तो यानी ब्लड प्रेशर बहुत अहम है, अगर यानी। हम बात करते हैं लीडिंग फैक्टर में तो यस, ब्लड प्रेशर बहुत अहम है। सर हेड इंजरी के बाद कौन से सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा डेंजर हैं? देखें, जब कभी भी हेड इंजरी का, मैं आपके फ़ोरम के तवज्जुह से एक बात को क्लियर करना चाहूँगा, जब भी हम कभी हेड इंजरी के पेशेंट को देखें तो कुछ हार्ड साइन दिलाते हैं, ठीक है। अब आम इंसान को मैं चाहता हूँ उन चीज़ों को सीखना चाहिए, हमारे ये ट्रेनिंग का, हमारी अपनी एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे वो बेहोश हुआ है जिसको हम लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस कहते हैं, उसके बाद अगर कोई उसको ब्लीडिंग हो रही है, वो देखना है किस साइड से ब्लीड हुई है हेड के, फिर वॉमिटिंग्स, नाक या कान से खून आना, ठीक है, उसको मिर्गी के दौरे पड़ना या हेड इंजरी के बाद ऐसा लग रहा है कि उसका जिस्म का कोई हिस्सा काम नहीं कर रहा। तो ये वो साइंस हैं जो हमें इस तरफ ले जाते हैं कि हेड इंजरी की सिवियरिटी क्या है। बिल्कुल। और सर अगर पेशेंट होश में हो हुँ। और फिर भी वोमिटिंग उसको हो रही है तो ये कितना बड़ा? यस, बिल्कुल, अगर इसको पर्सिस्टेंट वॉमिटिंग है हेड इंजरी के बाद, एक तो होती है जनरल वॉमिटिंग, हुआ कि घबराहट की वजह से या उस ट्रॉमा की सीवियरिटी की वजह से बंदा परेशान हो गया और वॉमिटिंग हो गई, यस ये कॉमन। लेकिन उसको बैक टू बैक वॉमिटिंग्स हो रही हैं और ये कि 5-6 वॉमिटिंग्स उसको हो गई हैं और रुक नहीं रही है वॉमिटिंग हेड इंजरी के साथ-साथ, यस, ये हमारे पास एक सिनेरियो में आता है, ये वर्स्ट हेड इंजरी के साइन में से एक है। सही है सर। जैसे हमने देखा है कि हम भी कभी जाते हैं हॉस्पिटल्स वगैरह, तो लोग बोलते हैं कि बस दुआ करें कि होश में आ जाए। तो बेहोशी कितना डेंजरस साइन है कि? देखें, जो हमारा कॉन्शियस ब्रेन का मतलब है हमारा वो दिमाग का मतलब वो बॉडी का पार्ट कि जो हमारे सारे सेंसेस को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है? और बेहोशी का मतलब है आप सेंसलेस हो गए। अगर आपका सेंस नहीं आ रहा, वो बेहोशी हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट है कि वो ब्रेन की वजह कॉमन है, उसके बाद दूसरे फैक्टर्स भी हैं। ब्लड प्रेशर की कम होने की वजह से भी, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से भी, किसी ऑर्गन और डैमेज होने की वजह से भी, इवन कार्डियक अरेस्ट में चले गए पेशेंट और हमें नहीं पता उस पूरी इंजरी में। तो ये जो बेहोश होने के बाद कहते हैं कि आप दुआ करें होश में आ जाए, तो इसमें सिर्फ आप हेड इंजरी को नहीं सोचते, वो डॉक्टर की पूरी टीम और वो जो इन्वेस्टिगेशंस हो रही होती है इस बात का तयन कर रहे होते हैं कि इसकी बेहोशी के पीछे कौन-कौन से फैक्टर हैं और कितने सीवियर हैं। और सर जैसे रोड एक्सीडेंट्स होते हैं तो आम लोग फ़ौरन उसमें क्या करें कि बहुत सारे लोग पानी पिला देते हैं हुँ, या कुछ बोलते हैं इसको कुछ खिला दो, तो हुँ। इनकी क्या मैं आपकी एक राय है? मैं एक सिंपल एक प्रिंसिपल दूँगा। देखें, एक चीज़ बचपन से हम सीखते हुए हैं, अब तो हर बच्चा जो है ना वो मुख्तलिफ राइम्स एबीसी की याद कर रहा होता है, जी। ठीक है ना? अब हम देख रहे होते हैं छोटे-छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, उसमें एबीसी की राइम्स किसी न ऐसे ही। किसी फ़ॉर्म में चल रही होती है, तो ट्रॉमा में भी हम एबीसी सिखाते हैं। तो उसके अंदर कहते हैं कि आप ये एबीसी सीख लें। हर बंदे को एबीसी तो बचपन से आती है, लेकिन जब हम ट्रॉमा के साथ एबीसी को जोड़ते हैं तो वो थोड़ा-सा समझ में आने के अंदर फिर आपको खुद क्लियर हो जाएगा, मुझे क्या करना है। इसमें ए फॉर एयरवे मतलब साँस की नाली, जी। और साँस की नाली जुड़ी हुई है गर्दन के साथ, तो गर्दन ऐसे के ही। अंदर हम सर्वाइकल स्पाइन को भी ले आते हैं। यानी सबसे पहले उसके आप देखें कि बंदा साँस ले रहा है, साँस का ताल्लुक बोलने से भी है ऐसे और ही। गर्दन का ताल्लुक उसके हाथ-पैरों की मूवमेंट के साथ भी है। बी का मतलब है ब्लीडिंग,
कि देखें इसके पास कहीं से कहीं ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, आप उसको फिर उसको देखिए साथ-साथ, ठीक है? राइट? एंड C4 हमारे पास ब्रीथिंग के बाद फिर सर्कुलेशन की तरफ चले आते हैं, ऐसे ही। कि एयरवे, ब्रीथिंग एंड सर्कुलेशन की तरफ जाते हैं। इस तरह देखें, आप पहले इन चीज़ों को स्टेबल करें, उस आपके पानी पिलाने से ज़्यादा कीमती है उसके एबीसी को कंट्रोल करना, कि आप उसके सही। एयरवे, फिर ब्रीथिंग एंड देन सर्कुलेशन को आप वर्कआउट करें। आपने उसके साथ बहुत बड़ा कर्म कर दिया कि देखिएगा वो जो गोल्डन आवर का भी हमने शुरू में बात की है ना, जी। तो उसमें गोल्डन आवर में भी ये एबीसी बार-बार रिपीट होता है। हम उसमें डी भी ऐड करते हैं, वो डिफ़ॉर्मिटी होती है, शायद कॉमन शख्स इस बात को नहीं से फ़ील कर सकता है, लेकिन एयरवे, ब्रीथिंग और सर्कुलेशन हर एक बंदा समझ सकता है। सही। सर, हॉस्पिटल पहुँचने के बाद सबसे पहले कौन से पेशेंट के जो टेस्ट होते हैं वो करवाए जाते हैं? देखें, हॉस्पिटल पे जब पेशेंट पहुँचेगा, देखें ये पूरी टीम वर्क होता है, जी। ठीक है? अगर ये ट्रॉमा का पेशेंट है, तो हम वही अगेन बात आ गई, जब हम सर्कुलेशन वाले पार्ट को सी को कर रहे थे तो वहाँ पे हम कैनुला लगाते हैं। जैसे ही हम कैनुला लगाते हैं तो उसके सिंपल ब्लड टेस्ट जिसमें ब्लड मैचिंग, सीबीसी, क्लॉटिंग प्रोफाइल ये सब हो जाते हैं, राइट? उसके बाद जो हमने एक शुरू में कहा था सर्वाइकल स्पाइन बगैर इमेजिन के हम कभी भी एक्सक्लूड नहीं कर सकते। अब 2 तरह के इमेज है हमारे पास, अगर कोई बड़ा हॉस्पिटल है तो सीटी स्कैन इज़ आइडियल है, जिसमें हमारे पास ब्रेन एंड सर्वाइकल स्पाइन दोनों ही हमारे पास कवर हो जाते हैं। और अगर चेस्ट इंजरी है तो चेस्ट का भी सीटी उस वक़्त हो जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन। अदरवाइज़ सर हमारे पास एक्स-रेज़ होते हैं, जो सर्वाइकल स्पाइन के और चेस्ट के और बॉडी के वो पार्ट जो इंजर्ड है, वहाँ के एक्स-रे हमें हेल्प आउट करते हैं। और सर, हर पेशेंट जो ब्रेन हेमरेज के पेशेंट है उनको सर्जरी की ज़रूरत होती है? नो, ये बिल्कुल भी क्राइटेरिया नहीं है। ये तो आप जब उसकी कंडीशन को आप इवैल्यूएट करते हैं, देखते हैं कि इवन हर हेमाटोमा को भी नहीं आप सर्जरी करते। फ़र्ज़ कर लेते हैं उसको हेमाटोमा है, तो हर हेमाटोमा भी इंजर्ड नहीं होता। वो डिपेंड करता है कि उसका साइज़ कितना है, पेशेंट का कॉन्शियस लेवल कैसा है, पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट के साथ एसोसिएटेड इश्यूज़ क्या हैं। सही। तो यानी इमरजेंसी सर्जरी कब फ़ौरन करनी पड़ती है सर? इमरजेंसी सर्जरी का मतलब ये है कि पेशेंट का हेमाटोमा का साइज़, एक सिंपल बताता हूँ कि एक पिंग पोंग की बॉल के साइज़ होता है। एक सिंपल एक मिसाल के तौर पे देना चाह रहा हूँ ना, कोई कॉमन इंसान ये बात समझ सकता है कि भाई नज़र आ रहा है, उसका कॉन्शियस लेवल जिसको हम जीसीएस कहते हैं, अपने ग्लासगो कोमा स्केल के ज़रिए से डॉक्टर इवैल्यूएट करते हैं, और वो जीसीएस लेस देन 13 की तरफ चले गया। पेशेंट के साथ देखा कि कोई हार्ट साइन आ गया, फिट्स आ रहे हैं। फिट्स के साथ-साथ पेशेंट को देख रहे हैं कि परसिस्टेंट वॉमिटिंग है, जो भी हमने शुरू में हमने जी, कहा। बिल्कुल ऐसे ही। उसकी साइंस साइंस के साथ सिम्पटम, सिम्पटम के साथ जो रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग जब आप कंपाइल करते हैं, तो जब सर्जरी आपके पास डिसाइड होती है, यस अब सर्जरी नीड है। सर, सर्जरी के बाद पेशेंट को रिकवरी में कितना वक़्त लगता है तकरीबन? हाँ, बिल्कुल ये वेरी करता है पेशेंट की हेड इंजरी कौन-सी है। जैसे एक्स्ट्रा ड्यूरल हेमाटोमा के पेशेंट होते हैं, यूजुअली वो जल्दी वेकअप हो जाते हैं। उसके बरखिलाफ सब ड्यूरल हेमाटोमा है जो एक्यूट है या फिर कंट्यूजन्स है, उनको टाइम लगता है अवेक होने में, क्योंकि ब्रेन का पार्ट भी उसमें डैमेज होता है, और उसके फिर रिकवरी का टाइम कैन टेक अप टू 2 वीक्स, 3 वीक्स, मंथ, ये डिपेंड करता है क्या सही। सिवियरिटी है। और सर, ये आईसीयू केयर जो है उस वो कितनी इम्पोर्टेंट है? देखें, अगर हम हेड इंजरी की बात करते हैं या कोई भी हेड इंजरी की मैनेजमेंट या सर्जरी की बात करते हैं, तो बगैर आईसीयू के मुमकिन नहीं है। आईसीयू कुछ नहीं, सिंपल इतना समझ लीजिए कि आईसीयू में हमारे पास वेंटिलेटर का बैकअप या ऑक्सीजन सप्लाई का बैकअप या फिर हमें मॉनिटरिंग बैकअप, ये चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जो पेशेंट की अच्छी आउटकम, रिकवरी और मॉनिटरिंग, ये तीनों चीज़ों को हमें गाइड करते हैं। और सर, पेशेंट रिकवरी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है? देखें, पेशेंट रिकवरी का फैक्टर पेशेंट की इंजरी खुद वहीं से शुरू हो जाता है कि जी, उसकी इंजरी कितनी सीवियर है। ऐसे ही। फिर उसके बाद जो सेटअप जहाँ पे पेशेंट को हमने रखा हुआ है, वहाँ पे कितने कॉम्पिटेंट टीम मौजूद है। उसमें सिर्फ डॉक्टर नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ्स और साथ-साथ फैसिलिटीज़। और सर, फिज़ियोथेरेपी का क्या रोल है इसके अंदर? देखिए, फिज़ियोथेरेपी अगर हम बात करते हैं, वो फिज़ियोथेरेपी बेड साइड से शुरू हो जाती है। पेशेंट इम्मोबिलाइज़ है, तो उसको मोबिलाइज़ेशन फिज़ियोथेरेपी की टीम ही कराती है। जी हाँ। उसके लिम्स की मूवमेंट फिजियोथेरेपी की मूवमेंट कराती है। चेस्ट के अंदर जो वेंटिलेशन की सपोर्ट की एक्सरसाइज फिजियोथेरेपी कराती है। यहाँ से लेकर जब वो डिस्चार्ज होकर घर तक जाता है, जब तक वो अपने लिम्स को प्रॉपरली मूव नहीं कर सकता, फिजियोथेरेपी की टीम उसके साथ अटैच रहती है। और सर, बहुत सारे पेशेंट में स्पीच और मेमोरी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, क्या रिकवर हो सकती है सर हाँ, ये? बिल्कुल, बिल्कुल डिपेंड करता है। ये स्पीच एरिया, देखें, एक तो स्पीच और मेमोरी, तो अगर पेशेंट अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस में थे, तो उसमें भी चली जाएगी कि बंदा प्रॉपर होश में नहीं है। लेकिन अगर वो प्राइमरी तौर पे कोई स्पीच या मेमोरी एरिया डैमेज हुआ है, तो फिर हमारे पास वो एरिया कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। और सर, पेशेंट की जो फैमिली है वो किस तरीके से पेशेंट की सपोर्ट कर सकती है? देखें, मैं समझता हूँ कि पेशेंट की फैमिली तो समझ लें कि पेशेंट से ज़्यादा सफ़रर होती है।
ठीक है ना? क्योंकि पेशेंट तो अपने होश और हवास में नहीं है, उसको नहीं जी हाँ, मालूम क्या हो रहा ये है सही है। और क्या नहीं हो रहा है। उसी ने ही उस सारी प्रॉब्लम को लेके चलना होता है। ये समझ लीजिए हम पेशेंट से तो कंसल्ट नहीं ले सकते ना कि पेशेंट बेहोश होकर आया है और उसको दिमाग में क्लॉट है, जी आप हमें इजाज़त दीजिए, हमें आपकी सर्जरी करनी है। जी हाँ, तो फैमिली ही को आगे इजाज़त देनी होती है, कोई फैमिली का जो सरबराह होता है। तो समझ लें सपोर्ट तो वहीं से शुरू होती है, कोई समझदार फैमिली के मेंबर हैं जिसको पता है कि भई हमें ये सर्जरी करानी चाहिए, क्योंकि लोगों में ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि भई सर्जरी कराएँगे तो पेशेंट बचेगा ही नहीं। ठीक है ना? सही है। तो रिवर्स सोच रहे होते हैं। तो फैमिली का रोल पेशेंट की इंजरी से लेके पेशेंट की रिहैबिलिटेशन तक बहुत अहम है। मतलब वो लोग ही प्राइमरी डिसीजंस ले रहे होते हैं। पेशेंट तो बहुत देर में आके इस बात को समझ पाता है कि मुझे हुआ क्या था और अब मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है। सही सर, जैसे कि ब्रेन हैमरेज या हेड इंजरी के बाद नॉर्मल ज़िंदगी मुमकिन है सर? बिल्कुल है, क्यों नहीं? अगर ऐसा हो तो शायद हम इतनी बातें ही ना करें, जो हम इतनी सारी टॉपिक को डिस्कशन करें। हमारा हमारा फ़ोकस ही यही है कि अगर किसी शख़्स को हेड इंजरी होती है या हेड इंजरी के साथ ब्रेन इंजरी होती है, उसको प्रॉपर मैनेजमेंट मिलनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए, प्रॉपर जगह पे मिलनी चाहिए और मोस्ट ऑफ देम दे डू देयर वर्क जैसे वो कर रहे होते हैं अपने अब नॉर्मली जिस तरह पहले ज़िंदगी में थे। सर एक चीज़ और कि कराची के अंदर कौन-कौन से हॉस्पिटल्स या इंस्टीट्यूट्स हैं जो ये ट्रॉमा की फैसिलिटी मुयस्सर कर रहे हैं सर? देखें, अगर मैं बात करता हूँ बहुत से हॉस्पिटल्स हैं। अगर हम बात करेंगे कराची के चीफ़ की तो इस वक्त तो कराची में ट्रॉमा सेंटर्स बन गए, जो एक ट्रॉमा सेंटर से तो मेरा भी ताल्लुक़ है, जी। ठीक है ना? ये कराची का प्राइमरी और पाकिस्तान का बिल्कुल स्टार्टिंग सेटअप में से है। फिर उसके बाद जितने भी टर्शरी केयर सेटअप हैं वहाँ पे ट्रॉमा की फैसिलिटी मौजूद हैं, ठीक है? वो लोग डील करते हैं सारी चीज़ों को और सबसे बढ़कर कोई भी ऐसा अस्पताल जहाँ पे न्यूरोसर्जन मौजूद है, प्लस सीटी स्कैन की फैसिलिटी प्लस आईसीयू, ये सब जगह पे आपको फैसिलिटी मैसर हैं। आप जाएँ, आप जाके अपने स्टार्ट करें ट्रीटमेंट को। ये मत सोचें मुझे फ़लाँ अस्पताल पहुँचूँगा तो मेरा, पर वो जो मैंने गोल्डन आवर की हमने बात करी है ना, अगर वो गोल्डन आवर आपका मिस हो गया तो फिर पेशेंट की कॉम्प्लिकेशन विथ क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। सर जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया एबीसी का, तो एबीसी की सर किस तरीके से आवाम को आगाही होगी या इसकी कोई ट्रेनिंग्स हैं या आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखें बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हम एबीसी के ऊपर बात करना चाहते हैं ना तो इसके लिए कोई चीज़ नामुमकिन नहीं है। आजकल मैंने जैसे कहा बच्चों को राइम्स सिखा रहे हैं कि बच्चे छोटा-सा बच्चा है ना उसने अभी होश में नहीं सँभाला है, वो एबीसी, एबीसी सुनता जा रहा है, ठीक है ना? जी। तो हम ये एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन के मुख्तलिफ छोटे-छोटे कोर्स रख सकते हैं। हम सर्वाइकल इमोबिलाइज़ेशन कैसे करते हैं ये तरीके सिखा सकते हैं। हम हर जगह पे जैसे जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सर्वाइकल कॉलर्स हैं, ठीक है ना? ये अवेलेबल हो सकते हैं, ये कोई ऐसी कोई कॉस्टली थिंग नहीं है कि ये भई ये बहुत बड़ी कॉस्टली थिंग है, तो इसका होने से हम बहुत सारी जगह देखते हैं फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं। अगर आप देखेंगे बिल्डिंग्स के अंदर हर जगह आग तो नहीं लग रही है और आग कितनी लगती है आप ये देखें, लेकिन एक 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 सिक्योरिटी का पैरामीटर्स बना दिया गया है कि जहाँ पे भी बिल्डिंग्स बनेगी वहाँ पे आपने फायर होस या फायर एक्सटिंग्विशर लगाना है। इसी तरीके से एक इमरजेंसी बॉक्स बनाना है जिसमें कुछ बेसिक किट्स, कुछ बेसिक टूल्स होते हैं वो अवेलेबल होने, नंबर 1। नंबर 2 उसकी ट्रेनिंग आप सेकेंडरी स्कूल से शुरू कर दें। वो बच्चा जिसको थोड़ी-सी शऊर है, समझ है, ठीक है? क्योंकि इंजरी तो किसी भी वक़्त किसी को भी हो सकती है। अब उसके लिए आप शाउट करें और मुख्तलिफ हेल्पलाइन्स को कॉल करें और जिस तरह कराची जैसे बड़े शहर के अंदर इतनी ज़्यादा ट्रैफ़िक की मतलब मुश्किल है कि हम ये एक्सपेक्ट करें कि कोई पिज़्ज़ा शायद आधे घंटे में हमारे घर में पहुँच जाएगा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं पहुँच सकती आधे घंटे के ऐसा ही अंदर, है सर। ठीक है ना? अब वो उसकी वजह वो बेहतर इंसान समझता है कि इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकते हैं, बट हर लेवल पे जो वो जो आधा घंटा हमारा लग रहा है, उसमें उस जगह पर जहाँ पे इंसिडेंस हुआ है, हम लोगों को सिखाएँ किस तरीके से एयरवे को, सर्वाइकल स्पाइन को, ब्रीथिंग को, सर्कुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ, एक बच्चा था या कोई शख्स है इसके मुँह में कुछ खा रहा था, आप उसको निकालें, ठीक है? आप उसके हेड को होल्ड कर लीजिए कि वो गर्दन ना हिलाए कि सर्वाइकल इंजरी एग्रीवेट ना हो। कहीं इसके वुंड है जहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है उधर कोई आप कपड़ा लगाकर उसको कवर कर लें। इसमें तो ऐसा ही कोई ऐसी सीखने और समझाने वाली चीज़ नहीं है। हाँ, जो इसकी इसकी टेक्निकल इसके एस्पेक्ट्स हैं, जब आप टेक्निकल लोगों के साथ बैठेंगे, उस सारी चीज़ों को देखेंगे, तो आप अच्छे से समझ लेंगे। बिल्कुल सही है सर। सर अक्सर ये भी देखा गया है कि हेड इंजरी के बाद बहुत सारे पेशेंट की जो फैमिली मेंबर्स हैं
वो ये चाहते हैं कि पेशेंट ज़्यादातर हॉस्पिटल में ही रहे, हम टेक केयर कैसे करेंगे इनकी घर पे। तो इसके बारे में सर थोड़ा सा। देखें, थोड़ा-सा ये इस चीज़ के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि हम भी अपनी रूटीन लाइफ में देख रहे होते हैं पेशेंट हार्ट इंजरी का, उसको हमने सर्जरी कर दी, उसको सर्जरी के बाद एक अच्छी आईसीयू केयर मिल गई, जो मेडिकल एस्पेक्ट्स से उसके जो डेंजर साइंस है वो रिजॉल्व हो गए, पेशेंट के वाइटल्स बेहतर हो गए, पेशेंट के वाइटल्स के बाद उसकी खुराक अब जिस्म में जाना शुरू हो गई, चाहे वो मुंह से ले रहा है हो या वो एनजी से ले रहा है, ठीक है ना? तो यही हमारा ऑब्जेक्टिव होता है पेशेंट को अपने पास। अब हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम जो घर वाले हैं, ये भी अगेन जैसे भी हमने एबीसी का सवाल करा, कुछ बेसिक चीज़ें और हम लोग बहुत सारे लोग तो सीख जाते हैं जिन पे पड़ती है। लेकिन थोड़ा-सा ये होता है कि हमें जनरली सबको मालूम होना चाहिए कि जो खुराक की नलकी क्या होती है। ये एक बेहतरीन ज़रिया है किसी पेशेंट को जो मुँह से खुराक लेने के काबिल नहीं है, बेहोशी की वजह से या नीम बेहोशी की वजह से या किसी वजह से वो निगल नहीं पा रहा। तो या हम यूरिन बैग कैसे हाँ, चेंज बिल्कुल, करना है, बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है। बिल्कुल, ये चीज़ें आप उसकी चेंज कर नहीं भी करना आता आपको तो कम से कम केयर करना सीख लें। जी हाँ। एलजी से खुराक कैसे देते हैं? बिठा के देनी चाहिए, सही लिटा है। के नहीं देना चाहिए, क्या-क्या दे सकते हैं, हर वो चीज़ एनजी से दे सकते हैं जो लिक्विड फॉर्म में, सिर्फ़ पता होना चाहिए पेशेंट को शुगर, ब्लड प्रेशर है तो उसको क्या देंगे और सही है। जिसको शुगर, ब्लड प्रेशर नहीं तो उसको क्या देंगे। नॉर्मली तौर पे खिचड़ी, पतली, दलिया, साबूदाना, ठीक है? और ऐसी कोई भी फ्रेश जूस, फ्रेश मिल्क, लोगों के दिमाग में फ़ॉर्मूला मिल्क होते हैं कि भाई ये बीमार है तो इसको ये इसका फलाना डब्बा देंगे तो ये ठीक होगा और फिर बहुत सारी दफ़ा हमारी जो माली हालातें हमें फ़ेवर नहीं कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। वो फिर बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है पेशेंट अपनी हेल्थ को लेकर। फिर वो जो उसकी बुनियादी जो ड्रग्स हैं जो चलने चाहिए वो भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, कि जी हम इलाज अफ़ोर्ड कर ही नहीं सकते। तो ये चीज़ें हमें सीखनी चाहिए, सीख है कि ये हम न्यूट्रिशनल सपोर्ट दे सकते हैं। डॉक्टर से डिस्कस करें कि ड्रग्स जो हैं अगर कोई लिक्विड फ़ॉर्म में आती हैं तो वो लिक्विड फ़ॉर्म में कन्वर्ट करा लें, ठीक है? और उसके बाद नर्सिंग केयर, एनजी, कैथेटर के अलावा हमें पेशेंट की पोज़ीशनिंग, पेशेंट को किस तरीके से लिटाना है, हर 2 घंटे बाद उसकी करवट दिलानी है। अगर कहीं पर हवा नहीं जा रही तो जैसे पसीना आ रहा है तो उधर हवा जानी चाहिए, नहीं तो बैड सोर्स हो जाएँगे, ऐसे ही ठीक है। है ना? ये मोबिलाइज़ेशन अगेन हमने फ़िज़ियोथेरेपी की शुरू में बात की थी कि फ़िज़ियोथेरेपी का रोल शुरू से आखिर तक है, लेकिन सम टाइम हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहे होते हैं। लेकिन जब तक हम फ़िज़ियोथेरेपिस्ट के साथ जुड़े हुए हैं, वो देखें एक्सरसाइज़ कैसे कर रहे हैं और टैकल कैसे कर रहे हैं। बहुत से सही है। लोग क्या करते हैं वो बहुत सारी मशीनें घर पे ले आएँगे मसाज की और इसकी उसकी, नहीं बहुत सारी चीज़ें आपसे ज़रूरी नहीं है, ठीक है ना? वो जिसका काम है उसको करने दीजिए। आप वो काम करें जो हर शख्स आपके घर का परफ़ॉर्म कर सकता है। सही। 80-90% मसले आपके ऐसे ही हल हो जाएँगे। आप इससे ज़्यादा नहीं बढ़ें। इससे ज़्यादा आप बढ़ेंगे तो आप वो 10% जो जो 20% जो थोड़ी-सी मुश्किल चीज़ें उस चक्कर में आप सब कुछ गँवा बैठेंगे। इसको इस तरह से लीजिए, बच्चा इम्तिहान में 80-90% मार्क्स लेकर आता है तो आप उस बच्चे को किस कैटेगरी में डालेंगे? सही। ठीक है ना? अब वो नहीं सोचेंगे कि इसके 100% क्यों नहीं आए? तो उससे बाहर आइए। फिर उससे हेल्प ले लीजिए आप कंसर्न लोगों से, आपके बहुत सारे मसले घर बैठे हल हो जाएँगे। हेड इंजरी के बाद 24 टू 48 आवर्स पे किन सिम्टम्स पर नज़र रखनी चाहिए सर पेशेंट पे? देखें अगर हेड इंजरी के साथ पेशेंट है और इनिशियली तौर पे आप किसी इलाके के डॉक्टर को या किसी करीबी इमरजेंसी में गए थे और उन्होंने इमरजेंसी के बाद आपको फर्स्ट एड दे दी थी और आप घर पे मरीज़ को लेकर आ गए। समटाइम ऐसे ही होता है, बज़ाहिर हेड इंजरी तो हुई है लेकिन उसकी सिवियरिटी दिख नहीं रही होती इतनी कि जिस तरह से होनी चाहिए। तो हमें चंद बातें दिमाग में रखनी है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग होती है पेशेंट का कॉन्शियस लेवल, मतलब पेशेंट के हवास, होश के थ्रू आउट वो पेशेंट जो है वो बात कर रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है और लॉजिकल आंसर कर रहा है। कहीं भी हमें ऐसा लगता है कि इसकी बात में ये ग़ुनूदगी में जा रहा है और ये जो है सवाल कुछ और कर रहे हैं, जवाब कुछ और दे रहा है या वो शख्स जो है खुद कलामी कर रहा है इस इंजरी के बाद। यस, ये पहली वार्निंग साइन है जिसको हमें बहुत संजीदा लेना चाहिए, जिसको हम कॉन्शियस लेवल कहेंगे दोबारा। दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग है, क्या ये शख्स जो है मुस्तकिल वॉमिटिंग्स तो नहीं कर रहा है? ठीक है, अगर मुस्तकिल वॉमिटिंग कर रहा है, ये भी एक वर्स्ट सिनेरियो में आ जाता है कि भाई हेड इंजरी के बाद इसके अंदर कोई ऐसी प्रॉब्लम्स दिमाग में पैदा हुई हैं जिसकी उल्टियाँ रुक नहीं रही हैं। तीसरी बात आती है कि जो इमीडिएट तो नहीं थी लेकिन बाद में आई कि हेड इंजरी के बाद कुछ देर, एक दिन तो बंदा ठीक रहा है, अगले दिन से उसको जिस्म के किसी हिस्से में कमज़ोरी आने लग गई कि भाई आज मेरा सीधा हाथ नहीं काम कर रहा, सीधा पैर काम नहीं कर रहा है या बोलने में मेरे से बोला नहीं जा रहा।
ये साइन, इसको हम कहते हैं रेड साइंस। रेड साइंस की तरफ जाना चाहते हैं तो फिर हमें पता होना चाहिए। और सम टाइम कुछ पेशेंट में शुरू में तो नाक से खून आता है, फिर एक आध दिन के बाद उसके नाक से पानी जैसा टपकना शुरू लगता है, कि लगता है नाक या कान से पानी आ रहा है, जो बेसिकली दिमाग का पानी भी हो सकता है, जिसको हम CSF राइनोरिया या ओटोरिया कहते हैं। ये वो साइंस हैं जो हमें ध्यान में रखने चाहिए। अगर ऐसा कोई साइन हमको मिलता है जो हमारी नोटिस में आना चाहिए, तो फ़ौरन हम किसी प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएँ, प्रॉपर इवैल्यूएशन करवाएँ और ज़रूरत पड़ती है तो सीटी स्कैन वगैरह करवाएँ। सर अक्सर देखा गया है कि छोटे बच्चों के अंदर जो हेड इंजरी की इश्यूज़ आते हैं तो वालिदैन बहुत परेशान हो जाते हैं। तो आपकी इसमें क्या राय है सर? देखें, बच्चों को लिए हर वालिदैन परेशान होते हैं, ठीक है ना? कोई भी उनको बिल्कुल। प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बच्चे बहुत सारी दफ़ा बता नहीं सकते, और जो उनको एक्चुअल इश्यू होता है वो वैसा डिस्क्राइब नहीं कर पा रहे होते हैं, जो मतलब बयान नहीं कर पा रहे कि मुझे क्या हो रहा है। तो वालिदैन के लिए इम्पोर्टेंट थिंग ये होती है कि छोटे बच्चे जब भी होते हैं, हमारे पास एक क्राइटेरिया सेट है, जैसे कि 2 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, ठीक है ना? तो अमूमी तौर पे ज़रा से भी शारी उनके लिए चोट बड़ी ब उनके लिए ज़्यादा होती है। सिंपल, वो बेड पे होते हैं, यूजुअली हमारे पास आते हैं, बेड से गिर गया, ठीक है ना? एक बड़े भाई ने गोद में लिया तो उसकी गोद से गिर गया, ठीक है? या बच्चों के टॉयज़ हैं, जैसे ट्राइसाइकिल हो गई, इस तरह से वो बैठा हुआ था, पीछे लुढ़क गया। तो ऐसे केस में बच्चे को फ़ौरन एक्सपर्ट से इवैल्यूएट करवाएँ, ठीक है? ये बच्चे बता नहीं सकते। अभी हमने बात की थी पीछे सवाल के अंदर किसी में, कि भई हेड इंजरी के बाद हम 24 से 48 घंटे में क्या देखें? लेकिन छोटा बच्चा टाइम नहीं देता। सम टाइम बच्चा गिरता है, गिरते के साथ ही बेहोश हो जाता है। सम टाइम बच्चा गिरता है, गिरते के साथ ही उसको फिट्स आ जाते हैं। बच्चे के ब्रेन जो होता है वो बहुत बड़े के मुकाबले में इमैच्योर है, ठीक है? उसके सर की हड्डियाँ भी कमज़ोर हैं। उसके बाज़ू का जो और छोटे बच्चे हैं तो उनके सर के ऊपर फ़ॉन्टेनिल, या जिसको हम आम ज़बान में तालू कहते हैं, वो भी बंद नहीं होता है। तो उनके साइज़ बड़ों के मुकाबले में मुख्तलिफ आते हैं और डिले आते हैं। तो उसका सिंपल कहूँगा आपके लिए बेस्ट आंसर यही है कि अगर बच्चे के अंदर कोई भी अनयूजुअल थिंग हुई है, ये ठीक है, तो और आपको लग रहा है कि ये काफ़ी ऊँचाई से गिरा है, जैसे इवन बेड से छोटा बच्चा सर के बल गिरा है, तो फ़ौरन अपने डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो हेड इंजरी के फ्रैक्चर भी होते हैं, उनको स्कैल्प के नीचे या सर की खाल के नीचे हेमाटोमा भी होता है, और कुछ केसेस के अंदर दिमाग में भी उनके ब्लीड शुरू हो जाते हैं। सही। और सर एक एक चीज़ और कि जो ब्रेन सर्जरी के बाद या ब्रेन इंजरी के बाद फिट्स या एपिलेप्सी का रिस्क बढ़ जाता है, तो इसको कैसे आप ट्रीट करते हैं? देखें, सिंपल बात है कि पहले तो आपने हेड इंजरी के बाद जो वजूहात हुई हैं फिट्स के पैदा करने की, उसमें फ्रैक्चर भी शामिल होता है, हेमाटोमा भी शामिल होता है, मतलब ब्लड क्लॉट, और तीसरे नंबर पे खुद ब्रेन की इंजरी भी। अगर वो कंप्रेशन की वजह से फिट्स हैं, तो जैसे ही आप उसकी कंप्रेशन ख़त्म करेंगे, उसके फिट्स ठीक हो जाते हैं। जस्ट लाइक हेमाटोमा या कंप्रेशन फ्रैक्चर हो गया, ये तो मैनेजेबल है, और ये विदिन हम कहते हैं कि 2 टू 3 मंथ में ये इसके जो फिट्स हैं सेटल हो जाते हैं। लेकिन अगर ब्रेन डैमेज हुआ है, ठीक है, तो उसको बिल्कुल इसी तरह से ट्रीट करना पड़ता है जैसे एक नॉर्मल एपिलेप्सी के मरीज़ को, क्योंकि वो डैमेज ब्रेन में स्कार बनता है, और उसको हम स्कार एपिलेप्सी का भी नाम देते हैं। सही। ठीक है? तो उसकी फिर मैनेजमेंट प्लान काफ़ी लंबा चलता है, सम टाइम लाइफ लॉन्ग, क्योंकि अगर वो स्कार है, वो ब्रेन के स्कार कभी भी रिज़ॉल्व नहीं होते। और सर आखिर में हमारे व्यूवर्स को कुछ अहम पैगाम देना चाहेंगे आप? देखें, मेरा मैसेज सिंपल एक बहुत आसान सा होगा, जो मैं आज यहाँ इस फोरम पे भी आया हूँ। मेरा सिर्फ़ ये है कि हमें बेसिक अवेयरनेस होनी चाहिए। हेड इंजरी हम लोग होते हैं, मैंने जिस सेटअप में ट्रेनिंग करी और वहाँ पे मैंने फिर सर्विस भी की और अभी भी करता हूँ, वहाँ पे भेड़-बकरियों की तरह हेड इंजरी के साथ लोगों को चारों हाथ पैरों से पकड़ के लेकर आया जाता था। बड़े-बड़े इंसिडेंट्स के बाद होता था। सिर्फ़ इतनी बातें समझ लें कि पेशेंट की रोड साइड पे जो टैकलिंग है, जिसको प्राइमरी ट्रॉमा केयर कहते हैं, ठीक है? अगर कोई मेरा ये मैसेज सुन रहा है या मुझे देख रहा है, जिनके पास ये इख्तियारात हैं कि ये सब कुछ कर सकें, तो बच्चों के लेवल पे ही उनको ये मैनेजमेंट प्लान सिखाने चाहिए। लोगों को ये सिखाएँ कि सर्वाइकल इमोबिलिटी क्या होती है, स्पाइन बोर्ड्स का कॉन्सेप्ट है, दुनिया में हर जगह पे होते हैं। अभी तक हमारे पास बड़े-बड़े सेटअप में भी स्पाइन बोर्ड्स नहीं है। एम्बुलेंस सर्विसेज़ वालों को खुद नहीं सही से पता होता कि पेशेंट को किस तरह से मोबिलाइज़ करना है। अभी भी जब बहुत सारे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्योंकि हेड इंजरी को एक सुपर स्पेशलिटी के तौर पे डील किया जाता है, लेकिन प्राइमरी ट्रॉमा केयर या ट्रॉमा केयर ये तो किसी भी जगह, किसी भी वक़्त, कहीं भी हो सकता है। इसको जितने ज़्यादा हम लोगों को ट्रेन कर सकते हैं, लोगों को
बताएं कि किस तरीके से एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन को देखा जाता है, वो अपने तौर को मतलब जो टेक्निकल तरीके से कैसे सीख कर अप्लाई कर सकते हैं किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए, उतना ही बेहतर हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमारे व्यूवर्स के साथ बहुत अहम मालूमात शेयर की। थैंक यू सर। उम्मीद है आज के पॉडकास्ट से आपने कुछ नया सीखा होगा। इंशाल्लाह एक न्यू मेडिकल टॉपिक के साथ जल्द हाजिर होऊंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।